हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। इससे पहले हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और भक्तिकाल दोनों पढ़ा चुके हैं, जिसमें से हम प्रीवियस ईयर प्रश्न और जितने नए प्रश्न बन सकते थे वो सब बना चुके हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको 60 से 70% पेपर इसी में से मिलेगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी लेकर आए। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपको मिले हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपको पढ़ा रहे हो। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप पूरे मन से मेहनत करेंगे और हमारे साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपका नंबर आए। देखिए, नौकरी जीवन भर के लिए होती है, मैं बार बार कह रही हूँ बेटा आपको ये बात, इसलिए बहुत धैर्य के साथ अपना काम करते चलिए। जितना समय इन प्रश्नों को पढ़ने में या एग्जाम से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने में दोगे उतना ही अधिक आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जब हम किसी पोस्ट पे जाते हैं तो हमें उस पोस्ट के जितना ज्ञान होना ही चाहिए। मान लीजिए आपकी किस्मत में थी, तुक्के से आपको मिल गई पोस्ट पे जाके रोज रोज इंसल्ट होने से अच्छा है कि आपको उस चीज का ज्ञान होना ही चाहिए। आपको पोस्ट मिली अच्छी बात है, लेकिन आप उसके लायक भी है, ये मैटर करता है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? 4 विकल्प है। ए श्रृंगार काल, बी रीति काल, सी अलंकृत काल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है बेटा, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को जो नाम दिया वो क्या था? वो था श्रृंगार काल। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। अब आप एक बात जान लो, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग कौन सा था? आदिकाल। आदिकाल जब हम आपको शुक्ल का इतिहास पढ़ाएंगे तो इसे डिटेलिंग में पढ़ाएंगे। दूसरा था मध्यकाल, तीसरा था आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल। अब बेटा मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व मध्यकाल, ठीक है, और दूसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्य काल, ठीक है। अब पूर्व मध्य काल को इन्होंने कहा भक्ति काल, भक्ति काल, ठीक है बेटा, और उत्तर मध्य काल को इन्होंने कहा रीति काल। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अब आप पढ़ रहे हैं उत्तर मध्य काल यानी कि रीति काल। और आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है बेटा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? देखिए बेटा, सब लोगों ने उस काल की प्रवृत्तियों को देखते हुए अपने हिसाब से नाम निर्धारित किए थे। एक बात आप जान लीजिए, जिस तरह से भक्ति काल में लोग भगवान की भक्तियां करने में लगे थे, कोई कृष्ण जी की भक्ति करने में लगा था, कोई राम जी की भक्ति करने में लगा था। अब और कवि कैसे था? कवि बड़ा ही गरीब था, माली हालत में था, क्योंकि वो मंदिरों में रहकर भजन कीर्तन किया करता था। अब आया रीतिकाल, और रीतिकाल में एक प्रवृत्ति बदली। जब एक प्रवृत्ति बदलती है ना बेटा तो युग बदल जाता है। ऐसे ही एक प्रवृत्ति बदली, और जो कवि थे, कवियों ने अपना स्थान कहाँ करा? राजाओं के दरबारों में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब राज दरबार में रहकर वो राजाओं की झूठी संसी प्रशंसा करने लगे थे, उनकी रानियों की प्रशंसा करने लगे थे। राजाओं की प्रशंसा में वे वीर रस का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसमें वीरता भरी बहुत सारी आपको कविता और कहानियां मिलेगी। और रानियों की प्रशंसा के लिए वे श्रृंगार रस का, उनके रूप सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया करते थे, तो इसमें श्रृंगार रस पूरी तरह से मिलेगा। तो जिस कवि ने जौन सा पक्ष ज्यादा पढ़ा या जौन सा पक्ष उसे लुभाया, उसने उसी के नाम से इसका नाम रख दिया। ठीक है बेटा, जैसे आदिकाल को भी कुछ लोग वीर गाथा काल कहते हैं ना, ऐसे ही कुछ लोग आदि काल कहते हैं, कुछ लोग जय काल कहते हैं। तो वैसे ही बेटा इन्होंने रीति काल का भी नाम अलग अलग रखा। अब रीति काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर मध्य काल को, उत्तर मध्य काल मतलब रीति काल को क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरा, उत्तर मध्य काल का नाम क्या है? रीति काल। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये क्या कह रहे हैं? रीति काल को श्रृंगार काल कहने की सिफारिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी ने और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखिए बेटा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, लेकिन जो इनसे भी पहले सिफारिश की गई थी इस काल को श्रृंगार काल भी कहने की, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1929 ईस्वी में, जो इनका कौन था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास
उसमें इस बात का जिक्र किया है कि क्या होना चाहिए, रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन है? 4 विकल्प है। ए नंददास, बी सूरदास, सी परमानंद, सॉरी, ए विकल्प में 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, नंददास, सूरदास, परमानंद दास और छीत स्वामी। ठीक है, बी में बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण। ठीक है, सी में मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी और डी में जायसी, मंझन, विद्यापति और चंद्रवरदाई। तो देखिए बेटा, ये नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी आप पढ़ चुके हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के। ये पूछ रहे कि रीतिकाल के कवि कौन से हैं? रीतिकाल के कवि कौन से हैं? बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। आंसर हो जाएगा बेटा बी। कौन से है रीतिकाल के कवि? बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण। रीतिकाल। ठीक है, और इसमें किसके कवि पूछे गए हैं? रीतिकाल के कवि पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 4, रीतिकाल को मुख्य कवियों में है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है 4 कवि इन्होंने दिए गए हैं, हमें बताने। ए खुसरो, बी रहीम, सी पलटू दास और डी मतीराम। तो बेटा रीतिकाल के प्रमुख कवियों में है मतीराम, ये आदिकाल के हैं, आदिकाल के, और ये भक्ति काल के। आपने खुसरो को पढ़ा था आदिकाल में, ठीक है, और रहीम को भक्ति काल में पढ़ा था। और ये किसके है बेटा? मतीराम, रीतिकाल के। याद रखना, मतीराम रीतिकाल के कवि है। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 5, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। बी में दिया है सेनापति, पद्माकर, देव, केशव। सी में केशव, देव, पद्माकर, सेनापति और डी में केशव, देव, सेनापति और पद्माकर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कह रहे जीवन काल, उनके जन्म के काल के अनुसार। तो अब केशव दास जी का जन्म कब हुआ था? केशव दास जी का जन्म हुआ था बेटा 1555 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेनापति। सेनापति का जन्म हुआ था बेटा 1589 में। उसके बाद आते हैं आपके देव। कवि देव का जन्म कब हुआ था बेटा? 1673 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पद्माकर। पद्माकर का जन्म हुआ था बेटा 1753 में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले किसका हुआ था? केशव दास जी का 1555 में। सेनापति का जन्म कब हुआ था? 1589 में। उसके बाद देव का जन्म कब हुआ था? 1673 में। और उसके बाद पद्माकर का जन्म कब हुआ था? 1753 में। ठीक है बेटा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए प्रश्न संख्या 6, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, बहुत अच्छे से कर लेना। ए घनानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम। बी रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। सी रहीम, रसलीन, ठाकुर, घनानंद और डी रहीम, ठाकुर, रसलीन और घनानंद। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन कौन? रहीम, घनानंद, रसलीन और ठाकुर। देखिए रहीम दास जी का जन्म कब हुआ था? रहीम का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। उसके बाद कौन है? ठाकुर, सॉरी, उसके बाद है बेटा घनानंद। घनानंद, ठीक है, घनानंद का जन्म कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 1689 में। उसके बाद आते हैं आपके रसलीन। हाँ, रसलीन का जन्म हुआ था बेटा 1696 में। उसके बाद आते हैं आपके ठाकुर। ठाकुर का जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। ईस्वी है बेटा ये, ईस्वी, ईस्वी, ईस्वी और ईस्वी। ठीक है, तो देखिए बेटा अब ये कह रहे हैं कि कवियों का जन्म काल के अनुसार उनका हमें क्रम निर्धारण करना था। तो रहीम दास जी का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। रसलीन का जन्म हुआ था 1696 ईस्वी में। और ठाकुर का जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में। ठीक है बेटा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये आप लिख के करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा बेटा। ठीक है,
प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है? ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? ए भूषण मतीराम बिहारी देव। अब आपको पता चल चुका है कि आरोही क्रम यानी कि जिसका जन्म सबसे पहले हुआ है वो सबसे पहला, जिसका दूसरे नंबर पे हुआ है दूसरा, जो तीसरे नंबर पे हुआ तीसरा, जो चौथे नंबर पे हुआ है वो चौथे नंबर। ठीक है। बी मतीराम भूषण बिहारी देव, सी बिहारी मतीराम भूषण देव और डी बिहारी भूषण मतीराम और देव। यही 4 कवि हैं और ये अलग अलग करके है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी बिहारी भूषण मतीराम और देव। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 8। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। एक नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन, बी अलंकार विवेचन, सी छंद विवेचन, डी शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो बेटा रीतिकाल की जो सर्वाधिक प्रवृत्ति थी वो थी नायक भेद और नायिका रस विवेचन। ठीक है। रीतिकाल के सारे कवियों को केवल यही काम था कि वो नायक नायिका के ऊपर कविताएं लिखे। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 9। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? 4 विकल्प है, श्रृंगार, विभक्ति, शांत और डी रौद्र। तो बेटा रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत रही है। ठीक है। मैं बार बार कह रही, जो कवि थे उनके लिए स्त्री कविता लिखने का एक माध्यम हो चुकी थी, उनकी प्रेरणा हो चुकी थी। वो जिस भी सुंदर स्त्री को देखते थे, कुछ तो वो सुंदर होती थी, कुछ और बड़ा चढ़ा के लिख दिया करते थे राजा और रानी के बारे में, किसी भी युवक और युवती के बारे में, जो उन्हें जिन्हें आप लोग कपल बोलते हो आजकल, जो उन्हें दिखता था उसके ऊपर लिख दिया करते थे श्रृंगार रस के बारे में। ठीक है। और एक बात और, रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत होता था। 99% बेटा ब्रज भाषा का प्रयोग है। एक आधा कवि होगा जिसने किया होगा, मुझे देखने को मिला नहीं है, लेकिन फिर भी 99 मैंने इसलिए कहा है, हो सकता है 1-2% एक आधा % कवि इधर से निकल आए, लेकिन रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ था। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करो। ए रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, सी रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है और डी रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो बेटा ये कह रहे हैं एक विशेषता गलत है, तो गलत कौन सी है? रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है बेटा। ठीक है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता थी, ठीक था, मतलब अलंकारों के साथ रचनाएं की जाती थी। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, बिल्कुल सही है, देख लीजिए। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, ये भी थी, लेकिन रीतिकाल में प्रकृति के आलंबन रूप का वर्णन कभी भी नहीं किया था, क्योंकि उस काल के कवियों के राजा रानी की जो विशेषताएं थी, जो उनका जो बड़ा चढ़ा के वर्णन करने से ही फुर्सत नहीं थी। रीतिकाल का जो कवि था वो अच्छा खासा अमीर था, इसी वजह से। प्रश्न संख्या 11। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा और डी बुंदेली। तो बेटा रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। सी विकल्प बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार आता है। प्रश्न संख्या 12। ब्रज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? ये करें ब्रज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में जो श्रृंगार के कवि थे, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में लिखा है? 4 विकल्प है, ठाकुर, बी द्विजदेव, सी ग्वाल और डी बोधा। तो बेटा उन्होंने ये द्विजदेव जी के बारे में लिखा है। द्विजदेव, इनका नाम क्या था? महाराज मान सिंह। ठीक है बेटा, द्विजदेव जी का नाम था। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? 4 विकल्प हैं। देखिए बेटा, रामचंद्र शुक्ल ने जिसे माना है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। ए आचार्य केशव दास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी जी को। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। प्रश्न संख्या 14। अब ये क्या करें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? देखिए बार बार प्रश्न आ रहा है। ए आचार्य केशव दास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। तो किसे माना है बेटा? चिंतामणि जी को ही माना है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना
मानना चाहिए, यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी मिश्र बंधु का और डी राम कुमार वर्मा का। तो बेटा यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये कभी कभी कोटेशन के रूप में आ जाता है, आपको एक नंबर से पूछ लिया जाएगा कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 16। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय किसे दिया है? 4 विकल्प है, केशव दास को, बी चिंतामणि को, सी भिखारी दास को, डी मतीराम को। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के परिवर्तन का श्रेय किसे दिया है? चिंतामणि जी को। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो बेटा रामचंद्र और चिंतामणि, चा से ही चिंतामणि है, चा से और चा से चंद्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 17। रीतिकाल का समय था ए 1050 से 1375 विक्रम संवत, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी 1373 से 1700 विक्रम संवत और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा रीतिकाल का समय क्या था? 1700 से 1900 विक्रम संवत। क्या था? 1700 से 1900 विक्रम संवत। ठीक है बेटा, चलिए बी विकल्प बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 18। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। 4 विकल्प है, 1600 से 1800 विक्रम संवत, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी 1500 से 1750 विक्रम संवत और डी 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो बेटा रामचंद्र शुक्ल ने जो समय माना है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत, बी विकल्प बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस भी चीज को मान लिया है वो एग्जाम में बार बार आती है, तो आप कर ही ले बेटा। इन्हें तो हिंदी का देवता समझ के इनके जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसे तो कर ही ले आप। प्रश्न संख्या 19। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? ये देखिए बेटा, ए श्रृंगार काल, बी अलंकृत काल, सी रीति काल और डी मध्य काल। तो बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया था? रीति काल। अब आप कहोगे मैडम आप तो कह रहे थे इन्होंने सुझाया था कि क्या नाम होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए, लेकिन श्रृंगार काल किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था श्रृंगार काल, इन्होंने केवल सुझाया था, नाम इन्होंने रीतिकाल ही दिया था। ठीक है, जैसे यदि मैं किसी को नाम बता दूं आप ये रख लो, लेकिन मैं खुद से कुछ और ही रखूंगी। ठीक है, वही वाला सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तभी तो रीतिकाल इतना चला रहा है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है बेटा, समझो। प्रश्न संख्या 20। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? ए मिश्र बंधु, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए बेटा आपके 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं रीतिकाल के। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।